अध्याय 5 प्रेरणा। खुद और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना। इंतजार करने वालों को अच्छी चीज़ें मिलती है, पर ऐसी चीज़ें ही मिलती है जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्राहम लिंकन का कथन। मैं दो बातों में यकीन रखता हूँ। एक, ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं पर वे और अच्छे बन सकते हैं। दो, ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल यह उठता है कि फिर वे कोशिश क्यों नहीं करते। कमी है एक चिंगारी की, एक प्रेरणा की। अपनी मदद करने के तरीके बताने वाली कुछ किताबें यह सिखाने की कोशिश करती है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं लोगों से पूछता हूँ, हम यह काम क्यों नहीं करते। अगर हम सड़क पर मिलने वाले लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए, तो वे हमको सारे सही जवाब देंगे, लेकिन हम उनसे यह पूछें कि क्या वे उन बातों पर भी अमल कर रहे हैं, तो जवाब होगा नहीं। इसकी वजह है प्रेरणा का अभाव। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे अपने विश्वासों से जन्म लेती है। किसी काम के लिए पहल करने के लिए जरूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें और अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारा नज़रिया बेहतर हो जाता है। हम निजी जिंदगी में और अपने पेशे में ज़्यादा नतीजे देने लगते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। जिंदगी का सार्थक और ज़्यादा भरपूर हो जाती है। शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति की भावनात्मक ज़रूरतें ज़्यादा शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। हमारा हर व्यवहार लाभ और हानि के उसूल से बनता है। अगर लाभ से हानि ज़्यादा है तो वह हमारे काम में रुकावट बन जाएगी, और अगर हानि से लाभ ज़्यादा है तो वह प्रेरणा बन जाएगा। आर्थिक पुरस्कार, छुट्टियों और तोहफों की शक्ल से मिलने वाले लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रशंसा, खुशहाली के एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, परिपूर्णता के एहसास, खुद की सार्थकता का एहसास, किसी काम को पूरा करने की अनुभूति और विश्वास के रूप में हासिल होने वाले लाभों को केवल महसूस किया जा सकता है। वे आँखों को दिखाई नहीं देते। प्रेरणा की परिभाषा। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि प्रेरणा है क्या। प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है कि जोश और जज्बा पैदा करना। प्रेरणा का अर्थ किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है। प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे मन को संदेह के दूर करता है, हमारे प्रेरित और गतिशील करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें प्रेरित होने की आवश्यकता क्यों होती है। प्रेरणा हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति होती है। इसका जन्म सफल होने की इच्छा से होता है। सफलता के बिना जिंदगी में न तो इज्जत मिलती है, न घर या न दफ्तर में आनंद और उत्तेजना का माहौल बन पाता है। उस टेढ़े मेढ़े पहिए की तरह हो जाती है जिस तरह हचकोले खाते हुए सवारी करनी पड़ती है हमारी जिंदगी। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्टि व्यक्ति कोशिश नहीं करता। आत्मसंतुष्ट लोग विकास नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जिंदगी की ज़रूरतों का एहसास ही नहीं हो पाता है। प्रेरणा कैसे काम करती है, प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है, इसे समझ लेने के बाद हम खुद को प्रेरित करके अपने मकसद को तो हासिल कर ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरों को ही प्रेरित कर सकते हैं। हमारी आंतरिक प्रेरणा ही हमारी प्रेरक शक्ति और नज़रिया होती है, और यह हमारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। हम दूसरे लोगों को जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, उसे हासिल करने की कुंजी हमारा नज़रिया ही है। कोई इंसान प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पण कैसे रह सकता है, इसके लिए खिलाड़ी लंबे समय से आत्म सुझाव के तरीके इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आत्म सुझाव के अंतर्गत कुछ आशावादी वाक्य वर्तमान काल में बोले जाते हैं और उन्हें लगातार दोहराया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह खुद से की गई आशावादी बातचीत है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमने हाल में ही कोई नया काम शुरू किया है। खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम इस वाक्य को दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास हर रोज बढ़ता जा रहा है।
या फिर मान लीजिए कि हमारा बेटा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें उसकी हर बात हमारे मन में खींच पैदा करती है। उस हालात में हम खुद को यह आत्मसुझाव दे सकते हैं, मैं जॉन से बात करते समय शांत रहूंगा और संयम से काम लूंगा। प्रेरणा और अंतः प्रेरणा में क्या फ़र्क है? मैं देश विदेश में सेमिनार करता रहता हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ? मेरा जवाब होता है नहीं। लोग खुद को खुद ही प्रेरित करते हैं। मैं तो लोगों को प्रेरित होने के लिए अंतः प्रेरणा देता हूँ। उसके बाद लोग अपने लिए प्रेरणादायक माहौल खुद तैयार कर सकते हैं। अंतः प्रेरणा विचार के रूप में व्यक्त होती है, जबकि प्रेरणा कार्य के स्तर पर व्यक्त होती है। जब आदमी की सोच बदलती है तो उसका इजहार उसके व्यवहार में होता है। लोगों को आत्म प्रेरित करने वाली अंतः प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है कि उनकी ज़रूरतों को समझा जाए। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? पैसा, मान्यता, जीवन स्तर में सुधार, हम जिन्हें प्यार करते हैं उनसे मिली स्वीकृति, ये सारी चीज़ें प्रेरक शक्ति बन सकती है। लोग पैसा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक अच्छे नेता के लिए वे उससे भी अधिक कुर्बानियाँ दे देते हैं, लेकिन सबसे अधिक त्याग लोग अपने विश्वास के लिए करते हैं। अपने विश्वास के लिए लोग जान तक दे देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं रोज होती है। जब हम खुद को अपने जीवन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारे नज़रिए में बेहतरी लाने वाला बदलाव आता है। प्रेरणा आग की तरह होती है। यदि हम उसमें ईंधन डालना बंद कर देंगे तो वह बुझ जाएगी। अपने आंतरिक मूल्यों में विश्वास ही हमारा ईंधन है। जब हमारी प्रेरणा को आंतरिक मूल्यों में विश्वास का ईंधन मिलता है तो वह लंबे समय तक कायम रहती है। आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा बाहर से हासिल होती है। बाहरी प्रेरणा के उदाहरण हैं पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और भय। उदाहरण के तौर पर माँ बाप के मार के डर से, खाने के डर से, नौकरी से निकाले जाने के डर से इत्यादि। भय से उत्पन्न प्रेरणा। एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी। योजना को लागू करने के लिए जरूरी था कि उसे सारे कर्मचारी मंजूरी दें। जॉन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्तखत कर दिए। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद थी, लेकिन जॉन के दस्तखत न करने से रुकावट पैदा हो गई थी। जॉन के सुपरवाइजर और साथी कर्मचारी ने उसे दस्तखत करने के लिए मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर असफल रहे। आखिरकार कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा, जॉन, यहाँ पेन रखी है और साथ में पेंशन योजना के वे कागजात रखे हुए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तखत करने हैं। अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जॉन ने दस्तखत कर दिए। तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तखत पहले क्यों नहीं किए। जॉन ने जवाब दिया, इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया था जिस तरह से आपने समझाया। अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चकमा देते हैं। वजह यह है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ लगा रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के ये फायदे हैं। 1. इसकी वजह से काम जल्दी पूरा हो जाता है। 2. काम समय पर पूरा हो जाने से नुकसान नहीं होता है। 3. थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पिरामिडों को गुलाम में बनाया था। उसकी लगातार निगरानी की जाती थी और काम न करने पर सजा दी जाती थी। लेकिन डर से जन्म लेने वाली प्रेरणा के नुकसान देह पहलू भी हैं। मसलन 1. यह बाहर से दी जाने वाली प्रेरणा है। इसका मतलब यह है कि प्रेरणा तभी तक कायम रहती है जब तक प्रेरणा देने वाला मौजूद रहता है। प्रेरणा देने वाले के हटते ही प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। 2. यह तनाव पैदा करता है। 3. सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहे। 4. आखिरकार काम करने की शक्ति घट जाती है। 5. यह रचनात्मकता को खत्म कर देती है। 6. लोग डंडे के डर से काम करने के आदी हो जाते हैं और उनसे काम करवाते रहने के लिए बड़े और फिर बड़े डंडे की जरूरत होती है। जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, वे संस्था के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते। एक ग्राहक ने किसी कर्मचारी से पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो?
कर्मचारी ने जवाब दिया, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। प्रोत्साहन प्रेरणा, इंसेंटिव मोटिवेशन। बाहरी प्रेरणा कई तरह के प्रोत्साहनों, भूषणों, कमीशन, बोनस, मान्यता इत्यादि के रूप में भी दी जा सकती है। प्रोत्साहन प्रेरणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तक असरदार प्रोत्साहन मिलता रहता है तब तक यह काफ़ी कारगर साबित होता है। जरा उस गधे के बारे में सोचिए जिसके आगे एक गाजर लटक रही हो और पीछे एक गाय जुती हुई हो। इस मामले में प्रोत्साहन प्रेरणा कारगर तभी साबित होगी जब गधा काफ़ी भूखा हो, गाजर मीठी हो और गाड़ी पर लदा बोझ हल्का हो। समय समय पर हमको गधों की थोड़ी गाजर खाने के लिए दे देनी होगी, वरना उत्साह उसका खत्म हो जाएगा। थोड़ी गाजर खा लेने के बाद जब गधे का पेट भर जाएगा तो हमको उसके लिए फिर भूखे होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वह गाजर खाने के लिए गाड़ी खींचे। हमारा व्यापारिक माहौल में भी यही सिलसिला देखने को मिलता है। सेल्समैन अपना कोटा पूरा होते ही काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा कोटा पूरा होने तक ही सीमित होती है। ऐसी प्रेरणा बाहरी प्रेरणा है, अंदरूनी नहीं। आंतरिक प्रेरणा। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने में लगातार आता था, लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके माता पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा, लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज मुझे खेलने दे। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है, मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दे। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खेल शुरू हुआ। लड़का तूफान की तरह खेला, उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने तुम्हें इससे पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए। लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहाँ उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा जब भी तुम प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहाँ बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहाँ किसी को नहीं देख रहा हूँ। लड़के ने उत्तर दिया, मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे, 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, आज पहली बार वह मुझे ऊपर से देख रहे थे। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेता है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने से एहसास होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि यह इंसान के अंदर की जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामी भक्ति की भावना जन्म लेती है, वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का हाव आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज है क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका यह जहार आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अंदर से होती है। जिल का उदाहरण ले, वह एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि थी और इस काम में 6 सालों से जुटी थी।
वह काम में कर्मचारी जितनी जल्दी जल्दी बदलते हैं उसे देखते हुए वह यह काम लंबे समय से कर रही थी। जिला को अपना काम पसंद था। उसे ग्राहकों से बात करना और उसकी दिक्कतों को दूर करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे एक बात नापसंद थी। 2 साल से भी कम समय से काम कर रहे दूसरे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को भी उसकी बराबरी का दर्जा दिया गया था। वह इस बात से हताश हो जाया करती थी कि कई ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उनकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते थे। उनके सामने जब कोई दिक्कत आती थी तो वे सीधे मैनेजर के पास चले जाते थे, जबकि मैनेजर के पास जिल जितना काम का तजर्बा नहीं था। मैनेजर ने गौर करना शुरू किया कि जिल का काम हालांकि खराब नहीं था, पर वह पहले जितना अच्छा नहीं रह गया था। वह अपने काम को खुश नहीं कर रही थी। वह इतनी अच्छी कर्मचारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिल की तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन काम के बारे में जिल का नज़रिया नहीं बदला। अधिक पैसा पाना किसी को भी हमेशा अच्छा लगता है, पर जिल को सम्मान चाहती थी। उसके बाद मैनेजर ने जिल को कुछ देर बात की। उससे असंतोष की वजह जानने के बाद मैनेजर ने जिल को सुपरवाइजर का दर्जा दे दिया और दूसरे प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि भविष्य में आने वाली सारी दिक्कतों का ब्यौरा उस पर जिल के जरिए पहुंचेगा। जिल की बढ़ी हुई जिम्मेदारी ने उसका सम्मान पाने की इच्छा पूरी कर दी और उसकी काम करने की शक्ति फौरन बढ़ गई। आर्थिक पुरस्कार अस्थायी होते हैं और उनका असर थोड़ी देर के लिए होता है। वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते हैं। इसके विपरीत किसी सोच को अमल में लाते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावनात्मक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ बेजान चीज़ों की तरह पेश नहीं आया जा रहा है। वे खुद को एक उपयोगी टीम का हिस्सा मानने लगते हैं। सही काम करना एक ऐसा पुरस्कार है जो खुद ही प्रेरणादायक है। हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेरित हैं। जब मैं टोरंटो में था तो मैंने 2 भाइयों की कहानी सुनी। उसमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफ़ी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए एक ही माहौल में पले बढ़े 2 भाइयों एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। मेरे पिता नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा बन गया हूँ। दूसरे वजह से पूछा गया कि आप सारे सही काम क्यों करते हैं? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और ज़रा सोचिए उसने क्या कहा। मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उसका इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर रहा था और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को रास्ता आसान अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। काम के दौरान प्रेरित से प्रेरणाहीन बनने के 4 पड़ाव। ऑन द जॉब द 4 स्टेप्स फ्रॉम मोटिवेशन टू डिमोटिवेशन। कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेरणा के कई पड़ावों से गुजरते हैं। 1. प्रेरित लेकिन बेअसर। अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे अधिक प्रेरित कब होता है? जब वह किसी संगठन या संस्था में शामिल होता है। क्यों? इसीलिए कि वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रखकर नौकरी देने वाले ने सही फैसला लिया है। वह प्रेरित होता है, लेकिन माहौल में नया होने की वजह से वह यही नहीं जानता कि उसे क्या करना है, इसीलिए बेअसर हो जाता है। यह एक ऐसा पड़ाव होता है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग के चीज़ों को सीखना चाहता है। उस दौरान उसे संस्था की संस्कृति में ढालना काफ़ी आसान होता है। उस पड़ाव पर उसे ट्रेनिंग और सही दिशा देना जरूरी होता है। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कार्यक्रम आया तो होता ही नहीं है अथवा बेहद घटिया दर्जे का होता है। काम के पहले दिन सुपरवाइजर नए कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है और उसे क्या करना है यह बताकर फुर्सत पा लेता है। इस तरह वह कर्मचारी को अच्छी बातें बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सिखा जाता है। नया कर्मचारी सुपरवाइजर की सारी गलतियों को फौरन सीख लेता है, क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। इस तरह संगठन नए कर्मचारियों को संस्था की संस्कृति में ढालने का मौका गंवा देता है। दूसरी ओर
पेशेवर संगठन नए लोगों को भर्ती करने में काफ़ी सावधानी बरतते हैं। वे उसे और बातों के साथ ये भी बातें बताते हैं। 1. पदों का क्रम। 2. एक दूसरे से अपेक्षाएं। 3. क्या करना है और क्या नहीं करना है। 4. मानक और दिशा निर्देश। 5. क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 6. संसाधन। जब किसी को साफ तौर पर यह न बताया जाए कि उसे क्या उम्मीदें हैं, तो उससे काम करने की शक्ति दिखाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यदि कर्मचारी को भर्ती करते समय सावधानी बरती जाए और उसे सही दिशा का ज्ञान कराया जाए तो कई समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। 2. प्रेरित और असरदार। इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कर्मचारी यह सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है और वह अपने कामों को जोर और शोर से साथ करता है। वह अपने पेशे को समझ चुका होता है और यह बात उसकी काम करने की शक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। 3. प्रेरणाहीन पर असरदार। कुछ समय के बाद कर्मचारियों की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वह अपने पेशे की तिर्क में सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर कर्मचारी प्रोत्साहनहीन हो चुका होता है। वह इतना काम तो करता है कि जिससे कि मालिक उसे नौकरी से निकालने का मौका ना मिले, लेकिन वह प्रेरित होकर काम नहीं करता। यह कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसानदेह होता है। किसी भी संस्था पेशे की बारीकियों को अच्छी तरह सिखाता है और तिरकमों को धोखेबाजी और धूर्ते के लिए छोड़ देता है, लेकिन एक प्रेरणाहीन कर्मचारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसकी खुद की काम करने की शक्ति काम चलाऊ होती है और वह अच्छी तरह से काम करने की शक्ति वाले कर्मचारियों को मजाक उड़ाने लगता है। वह नए विचार नहीं अपनाना चाहता और अपने चारों ओर निराशा फैलाता है। हमारा मकसद ऐसे कर्मचारियों को वापस दूसरे पड़ाव पर लाना है, यानी ट्रेनिंग के जरिए उन्हें फिर से प्रेरित और असरदार बनाना है। किसी कर्मचारी को अधिक समय तक तीसरे पड़ाव पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वे या तो दूसरे पड़ाव पर वापस लौटकर एक बार फिर से प्रेरित और असरदार कर्मचारी बन जाते हैं अथवा चौथे पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। 4. प्रेरणाहीन बेअसर। अगर कोई कर्मचारी इस पड़ाव पर पहुंच जाता है तो फिर मालिक के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता। इस बिंदु पर सबसे उचित कदम यही होता है। याद रखिए कि मालिक वही चाहते हैं जो कर्मचारी चाहते हैं। वे व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और सफल बनना चाहते हैं। अगर कर्मचारी इस मकसद में मदद देते हैं तो वे मालिक के लिए कीमती बन जाते हैं और खुद अपने लिए भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। प्रेरणाहीन बनाने वाले कारण। डिमोटिवेटिव फैक्टर्स। शुरू में प्रेरित रहने वाला कर्मचारी उस पड़ाव में खिसक कर प्रेरणाहीन कैसे बन जाता है। कर्मचारी को प्रेरणाहीन बनाने के कुछ कारण ये हैं। 1. अनुचित आलोचना। 2. नकारात्मक आलोचना। 3. सबके सामने अपमानित किया जाना। 4. काम न करने वालों को पुरस्कृत करने से काम करने वालों का उत्साह कम होता है। 5. असफलता या असफलता का डर। 6. सफलता से कई लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। 7. दिशाहीनता। 8. कोई निश्चित लक्ष्य न होना। 9. आत्मसम्मान की कमी। 10. प्राथमिकताएं तय न करना। 11. नकारात्मक आत्मवार्ता, निगेटिव सेल्फ टॉक। 12. दफ्तर की राजनीति। 13. अनुचित व्यवहार। 14. पाखंड। 15. घटिया मानदंड। 16. तेजी से किए जाने वाले बदलाव। 17. अधिकार दिए बिना सौंपी गई जिम्मेदारी। कोई आवश्यक नहीं है कि एक संतुष्ट व्यक्ति प्रेरित भी हो। कुछ लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे मामले में संतुष्टि निष्क्रियता भरी आत्मसंतुष्टि को जन्म देती है, जबकि प्रेरणा का जन्म उत्तेजना से होता है और उत्तेजना तभी पैदा होती है जब किसी काम के प्रति पूरा समर्पण हो। प्रेरित करने के लिए नए तरीके कई तरह के कारगर नहीं हो सकते जब तक प्रेरणाहीन बनाने वाले वजहों को दूर न कर दिया जाए। कई बार प्रेरणाहीन बनाने वाले कारणों को दूर कर देने भर से लोग प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरक। हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वह है आत्म प्रेरणा।
यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग कोई भी काम किसी दूसरे की पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजहों से करें। ऐसी प्रेरणा ही टिकाऊ होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति हमारा विश्वास है। हमें खुद में यह विश्वास होना चाहिए कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लोग जब जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब गुणवत्ता, उत्पादकता, रिश्ते, टीम भावना के साथ काम यानी हर चीज़ में सुधार आ जाता है। दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके: 1. मान्यता दें। 2. इज्जत दें। 3. काम को दिलचस्प बनाएं। 4. अच्छे श्रोता बने। 5. लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करें। 6. विकास के अवसर मुहैया कराएं। 7. ट्रेनिंग दें। 8. चुनौती पेश करें। 9. मदद करें पर दूसरों के लिए उन कामों को ना करें जिन्हें वे अपने लिए खुद कर सकते हैं। निष्कर्ष: लोग कोई काम हमारी पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि खुद की वजहों से करते हैं। रैल्फ वाल्डो इमर्सन के साथ घटी घटना से यह काफ़ी अच्छी तरह जाहिर होती है। एक बार इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को बखार में घुसाने की कोशिश कर रहा था। बछड़े को खींच कर और धक्का दे देकर बाप बेटे की बुरी तरह थक गए थे, पर बच्चा बखार में नहीं घुसा। तभी एक छोटी सी लड़की उधर से गुजरी। उसने अपने नन्ही सी उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। उसके बाद तो बच्चा उंगली को चूसते हुए उस लड़की के पीछे पीछे बखार में बड़े आराम से चला गया। कार्य योजना: शॉवर के नीचे नहाने वाला हर आदमी इस बात को जानता है कि वह आदमी ही है जो बाहर आता है, खुद को सुखाता है और कुछ ऐसे काम करता है जिससे एक उम्दा फर्क पड़ता है। नोएल बुशनेल का कथन। 1. ट्रेनिंग के जरिए गर्व की भावना विकसित करें। 2. कार्य क्षमता प्रदर्शित करने वालों को पुरस्कृत कीजिए। 3. अच्छी तरह व्याख्यासित और स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। 4. ऊंची उम्मीदें रखिए। 5. साफ और निश्चित पैमाने तय कीजिए। 6. दूसरों की ज़रूरतों को समझिए। 7. दूसरों को भी अपनी व्यापक योजना का हिस्सा बनाइए। 8. खुद को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश कीजिए। 9. दूसरों में आत्मसम्मान विकसित कीजिए।